मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करेगी भाग्य लक्ष्मी। इसे 89% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो हैदराबाद को भाग्यनगर नाम रखने का सही मतलब है समृद्धि से जोड़ना। इसीलिए भाग्यनगर समृद्धि के प्रतीक के तौर पर जाना जाए। देखा जाए तो हैदराबाद अब बड़ी बड़ी आईटी कंपनी और न्यू इंडिया की तस्वीर का बड़ा प्रतीक है। ऐसे में अब निजाम कल्चर का यहां बोलबाला शायद नहीं हो सकता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है। इसलिए चार मीनार यहां की पहचान नहीं बल्कि समृद्धि की देवी भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हो। हैदराबाद के निगम चुनाव के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को यह बात नागवार गुजरी और वो इस बयान के विरोध में आ खड़े हुए हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि हैदराबाद का निजाम कल्चर खत्म होना चाहिए। अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किए जाने को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी है, जिसका समर्थन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी किया है। परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने साफ कहा है कि इतिहास में कई शहरों के नामों का इस्लामीकरण किया गया था, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। इस तरह का नाम बदलना भी चाहिए। अब शासन यहाँ पे भारतवर्ष का है और मुगलों का नहीं है, तो हैदराबाद को भाग्यनगर करने में ओवैसी की बुराई क्या हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी निजाम कल्चर पर प्रहार कर इसे खत्म किए जाने का संकल्प किया है। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जबकि एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को ये बात रास नहीं आई। हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। हालांकि 2 साल पहले 2018 में भी गृह मंत्री अमित शाह ठीक इसी तरह भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद को भाग्यनगर बनाए जाने की बात पिछले 2 साल से कर रहे हैं। अगर हैदराबाद को भाग्यनगर के रूप में बदलना है तो फिर मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके दिखाइए। खास बात यह है कि हैदराबाद को साइबर हब के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति मिली हुई है और निजामों का दौर कब का पीछे छूट चुका है। जबकि इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हैदराबाद दरअसल भाग्यनगर ही था। निजाम के विरुद्ध जो एक आंदोलन चला था, जिसमें आर्य समाज, हिंदू महासभा और बाकी राष्ट्रवादी संगठन थे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर शामिल थे, उस पूरे आंदोलन का नाम ही भाग्यनगर सत्याग्रह था। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ये प्रश्न उठाया है वो बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। देश की बहस में चर्चा है कि हैदराबाद को क्यों ना भारतीय संस्कृति के लिए जाना जाए और आईटी हब के तौर पर पहचान मिले। सवाल ये भी है कि क्या चार मीनार भारतीय संस्कृति का प्रतीक हो या फिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर। क्या हैदराबाद का भाग्य निजाम कल्चर के बजाय न्यू इंडिया से नहीं जुड़ना चाहिए। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, हैदराबाद को निजाम कल्चर से क्या छुटकारा मिलना चाहिए। हमारा यह सवाल है। आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं @न्यूज नेशन टीवी और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। हम शो के दौरान ही आपके जवाब को भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय या सवाल या सुझाव या अपना विचार हमें व्हाट्सएप पर 9711002266 पर भेज सकते हैं।
बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन है। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ जाने माने इतिहास के प्रोफेसर हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, स्पोक्सपर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ थोड़ी देर में मौलाना अली कादरी जुड़ेंगे, चेयरमैन है सीरतुल नबी स्वास एकेडमी हैदराबाद के, और सपोर्टर भी हैं वो AIMIM के अजमल खान साहब हैं। मेरे साथ AIMIM के स्पोक्सपर्सन हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के एक नेता है। सारंगी अपराजिता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पर आरोप लग रहा है कि हैदराबाद के चुनाव में जानबूझकर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जानबूझकर इन चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ताकि आपको डिवीजन के आधार पर वोट मिल सके। क्या सत्ताधारी पार्टी को शोभा देता है? यह आरोप आपके राजनीतिक विरोधी लगा रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं दीपक जी, यह चुनाव भ्रष्ट TRS मुझे लगता है अपराजिता जी से मेरा संपर्क टूट गया है। मैं सीधे AIMIM के अजमल खान साहब के पास चलता हूं। अजमल खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मुसलमानों के इत्तेहाद यानी यूनिटी से शुरू होता है। ऐसे में आप कैसे आरोप लगा सकते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण का? आपकी तो पार्टी ही धर्म के आधार पर बनी है। देखिए, आपने अच्छी बात कही है और ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के इतिहास को, RSS के इतिहास को नहीं बताना चाहते जानबूझकर भी। RSS की किताबों में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर ही उन्हें काम करना है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा इसलिए नहीं लिया और भगत सिंह के बलिदान को नकारा, उन्होंने क्या कहा कि भगत सिंह की तरह जान देने का कोई फायदा नहीं है, पर सर आपका संगठन तो ओपन तौर पर 1947 में पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था। आप कैसे? अरे मैं उस सवाल, अरे बर्दाश्त करिए दीपक चौरसिया जी, बर्दाश्त करिए, वहां पर आ रहा हूं। अरे भाई आप एंकर बने रहिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एंकर बने रहिए। बोलिए। आपने पहला सवाल बीजेपी का उठाया है ना, तो ऐसे लोगों को, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि संघ हमारी आत्मा है और संघ की आत्मा में गोलवारकर और हेडगेवार हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, बंच ऑफ थॉट्स में देख लीजिए, सब जगह मौजूद है क्या कहा गया है। अब रहा सवाल MIM का, हमारे प्रेसिडेंट ने, ओवैसी साहब ने बार बार इस बात को कहा है कि 1958 में जो मजलिस बनी है वो दूसरी मजलिस है, बार बार ये कहा। और हिंदुस्तान के संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। फिर शेक्सपियर ने बहुत पहले कहा, व्हाट्स इन ए नेम, रोज इज एज स्वीट एज विद एनी अदर नेम। अगर हमारा प्रेसिडेंट संविधान के दायरे में, संविधान में सेकुलरिज्म की बात करता है तो क्या गलत करता है? आप नाम को लेकर इतना पीछे क्यों पड़े हैं? रहा सवाल हैदराबाद का इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। हैदराबाद का अगर मेयर भी बना ले, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात करूं कि अगर बीजेपी मेयर भी बना ले, तो क्या मेयर अथराइज होगा या वहां की स्टेट गवर्नमेंट अथराइज होगी नाम बदलने के लिए? हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा बीजेपी के पास किसी इलेक्शन में रहा हो तो बता दीजिए। ठीक है, आप ही की बात का जवाब लेता हूं। अपराजिता जी, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं चुनाव में अपना बेस बढ़ाने के लिए तेलंगाना में। आप सबको नमस्कार। हैदराबाद में जो चुनाव हो रहे हैं, मैं सीधी तरफ और साफ तरीके से कह दूं कि यह भ्रष्ट TRS, उन्मादी मजलिस और पारदर्शी बीजेपी के बीच की लड़ाई है। एक तरफ निजामशाही है, नवाबी कल्चर है, VVIP कल्चर है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आम जनता को शासन के केंद्र में रखना चाहती है। हम हैदराबाद की राजनीति को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और इस दिशा में जिस तरह की बातें कही गई हैं हमारे आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा और आदरणीय नड्डा जी के द्वारा, मुझे लगता है संदेश बहुत साफ है। हम हैदराबाद को IT हब बनाना चाहते हैं, आधुनिकता का जामा पहनाना चाहते हैं, और इसलिए काफी सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मजलिस के पेट में दर्द हो रहा है, TRS के पेट में दर्द हो रहा है। प्रगति भवन में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और प्रगति भवन का काम 6 महीने में उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि
हैदराबाद के गरीबों को 2 BHK के घर दिए जाएंगे। 2 BHK के घर अभी तक पूरे नहीं हुए, बहुत कम काम हुआ है, लेकिन प्रगति भवन 6 महीने में हो गया। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी के गुड गवर्नेंस मॉडल और टीआरएस के फार्म हाउस गवर्नेंस मॉडल के बीच की लड़ाई है। और आपने देखा किस तरह का काम टीआरएस और मजलिस ने इतने सालों में हैदराबाद में किया। ऐसी बाढ़ आई कि हैदराबाद का नक्शा बदल गया। और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कभी भी कॉमन लोगों के पास, आम जनता के पास जाने का कष्ट नहीं किया। ओवैसी साहब की भी वही हालत है। देखिए, जो आम जनता के साथ नहीं रहते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बातें कहने का हक नहीं है। बीजेपी आम जनता के साथ रहती आ रही है और रहेगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि निजाम कल्चर वहां से उठ जाए और आधुनिकता का जामा हम हैदराबाद को पहनाएं। और मैं ये कह दूं कि अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, अगर प्रयागराज इलाहाबाद हो सकता है, तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता है? इसमें दिक्कत क्या है? मुगलों का शासन अभी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौलाना कादरी के पास चलता हूं। मौलाना कादरी जी, हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं? और आप तो इतने बड़े फैन हैं IMIM के, इस बार तो खुद ओवैसी साहब को महिलाओं ने कुछ दरवाजों से भगा दिया, बोला हमको 10,000 का कंपनसेशन नहीं मिला बाढ़ का। सबने देखी वो तस्वीर है। साहब, आप जिसको भगा दिए कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत खबर है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। अगर है आपके पास विजुअल तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं निकलवाता हूँ। निकलवाइए ओवैसी साहब को। जब एक माता जी से उनकी बहस हुई थी, निकलवाइए, वो 4 दिन पुराना है। ओवैसी साहब को किसी ने भगाया है तो मैं दीपक चौरसिया को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अभी ये शो में आप विजुअल बताइए मुझे। अभी दिखाता हूँ सर। आप देखते नहीं है टीवी मेरे ख्याल से? ना, चला नेशनल चैनल पे देखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। अभी दिखाता हूँ सर, अभी दिखाता हूँ कादरी साहब। लेकिन बताइए, भाग्यनगर में दिक्कत क्या है? निजाम कल्चर से क्यों ना मुक्त हो हैदराबाद? दिखाइए साहब। और रहा सवाल साहब कि हैदराबाद को IT हब जो बनाने की जो बात की जा रही है, तो ऑलरेडी हैदराबाद IT हब है। और यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से यहां पर कोई सांप्रदायिकता नहीं है, इसीलिए हमारा शहर तरक्की कर रहा है। हमारा शहर IT हब बन चुका है। लेकिन बीजेपी जब यहां नजर डालेगी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा। आज जो हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, इसको बिगाड़ने की बीजेपी और RSS की साजिश है। जो निजाम कल्चर पे बात कर रहे हैं, तो जगह जगह यहां पर निजाम की निशानियां नजर आएगी। निजाम के नाम को हैदराबाद से नहीं मिटाया जा सकता। ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे मौलाना अली कादरी? ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? वहां से नहीं हटाया जा सकता। ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? राजा का नाम वहां से नहीं हटाया जा सकता। वैसे ही मौलाना अली कादरी जी जवाब दीजिए ना, ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? वही निजाम है ना हैदराबाद के? अरे ये वही निजाम है जो चाइना से अपने देश की लड़ाई हुई थी तो 5 टन सोना हिंदुस्तान को दिया था। ये वो निजाम है जो इस देश का राष्ट्र प्रमुख था। ये वो निजाम है जो अपनी प्रजा के लिए हर वक्त सोचा करता था। ठीक है, मैं सीधे कपिल कुमार जी के पास चलता हूं। कपिल कुमार जी, इन्होंने निजाम की खूबियां तो बता दी, मुझे बताइए ये वही निजाम नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे? और अगर सरदार पटेल नहीं बीच में आते तो शायद चले भी जाते। देखिए दीपक जी, ये वही निजाम है जिन निजाम ने रजाकर के साथ मिलकर के जो किसानों का वहां पे तेलंगाना आंदोलन चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उनको चुन चुन के दबाया था। रजाकर के साथ मिलके और अंग्रेजों के साथ मिलके कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन को चुन चुन के मारा था और चुन चुन के दबाया था। ये वही नवाब है जिसने अपना खजाना जो है अंग्रेजों के हवाई जहाज के अंदर लंदन भेज दिया था, जिसका अभी फैसला हुआ है जाके। ये वही नवाज है जिसने कराची और गोवा के रास्ते भारत का ऑपरेशन पोलो होने से पहले हवाई जहाज भर भर करके अस्त्र वहां पे मंगवाए थे।
सर और ये इसका वही निजाम हवाला है क्या जिसके अंदर आप कोई रज़ाकरों ने किताब के जरिए दे सकते निजाम हैं? के इलाकों में ही नहीं, बाहर के इलाकों आप में सिर्फ निकल इल्जाम करके पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। आप इसका हवाला भी तो दे दीजिए ना। जब आप तारीख बयान कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि निजाम ने हमारे देश को सोना गिफ्ट किया था। मौलाना काजी सुन तो लीजिए, आप अधूरी बातें सुन रहे हैं, सुन लीजिए ना। कपिल कुमार देश के जाने माने इतिहासकार हैं, सुन तो लीजिए उनसे। बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि कम्युनिस्टों के ऊपर निजाम ने रजाकर से मिलकर के क्या क्या किया था। क्या कम्युनिस्टों ने कभी निजाम की हुकूमत को माना? क्यों लड़े कम्युनिस्ट वहां पे निजाम के साथ में? क्यों मारा गया उनको? विवेक जी से पूछिए, विवेक जी आपको तेलंगाना मूवमेंट का इतिहास सुनाएंगे नहीं वहां माना। पे क्या हुआ था। नहीं, और नहीं, उसी तेलंगाना को विवेक जी आज तो आप गुंडों में फंस गए हैं। देखिए आपके ही आंदोलन को कुचला था निजाम ने, ऐसा नहीं। इस फैक्ट को कैसे नकारेंगे आप? नहीं, जो कपिल कुमार जी, हाँ सुन लीजिए, अब आप कपिल कुमार जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। उस वक्त आंदोलन हुआ था और कम्युनिस्टों को दबाया गया था, गोलियां भी चली थी, बहुत से शहीद भी हुए थे, ये एक अलग इशू है। लेकिन अब सारे मुसलमानों के नामों पे जितने शहर हिंदुस्तान में हैं उनको आप बदल करके एक हिंदू नाम देना चाहेंगे तो ये तो एक गलत चीज है। क्यों ना देना चाहे भाई? मुसलमान सूफीज्म ये भी विवेक हिंदू जी क्यों ना संस्कृति का देना पार्ट है, चाहें? इंडियन संस्कृति का, क्योंकि भारतीय संस्कृति, इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति में अब कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि सर्वधर्म सद्भावना एक पार्ट है। अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, उनके नाम पे भी शहर है, उनका भी एक कल्चर रहा है, उनका भी हजारों साल पुराना एक इतिहास हमारे देश से जुड़ा है। अब आप सिलेक्टिव होकर के सिलेक्टिव हिंदुइज्म की बात अगर करेंगे तो गलत है। मैं ओवैसी साहब का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। श्रीवास्तव जी, उसी हिंदुइज्म ने आपका नाम विवेक रखा है, उसी हिंदुइज्म ने आपका नाम विवेक रखा है। कपिल कुमार जी, कपिल कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए साहब, हिंदू नाम वाले अमेरिका में भी जाके काम करते हैं। जी दीपक जी, ये पूछिए कि भाग्यनगर का नाम किसने रखा था? भाग्यनगर नाम रखा था कुतुबशाही लोगों ने। नामों से आप करना क्या चाहते हैं? मैं फैजाबाद 15 दिन पहले होकर के आया हूँ, 15 दिन पहले फैजाबाद होकर के आया हूँ। कपिल कुमार जी सुन लीजिए, 15 दिन पहले, नहीं आप सुनिए, अयोध्या बोलिए विवेक जी, नामों को बदलने से कोई नाम नहीं रहा। अयोध्या बोलिए विवेक जी, गलत नाम मत बोलिए। अयोध्या बोलिए विवेक नहीं होने वाला है। फैजाबाद आज भी वैसा ही है, फैजाबाद की ट्रेन आज भी वही है। अरे सर अयोध्या बोलिए, आप फैजाबाद क्यों बोल रहे हैं? अयोध्या नहीं बोलेंगे हम तो, फैजाबाद ही मानते हैं भी उसको। गजब बात है विवेक जी। नामों को देखिए बदलने विजय से शंकर तिवारी नहीं जी, होती है। विवेक जी अयोध्या मानने को भी तैयार नहीं है, अयोध्या बोलने को भी तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। होता है चेन्नई। अरे भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइए ना, ये शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? वो सब बहुत बढ़िया इससे है, कुछ नहीं होगा, ये गलत है। एक धर्म विशेष को, मेजॉरिटी को अपीज करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी नामों को बदलेगी तो हम उसके खिलाफ हैं। हम कोई इस्लामिक टेररिज्म के फेवर में नहीं है, हम MIM के साथ भी नहीं है, हम ओवैसी के साथ भी नहीं है। लेकिन ये देश का संविधान जो सेक्युलर है, इसमें आप इन शहरों के नाम बदल करके एक गलत मैसेज माइनॉरिटीज को दे रहे हैं। ठीक है कपिल जी, प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए, विवेक जी एक मिनट रुकिए। कपिल दीप सचान कानपुर से मेरे साथ जुड़ गए, फिर विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी, विवेक जी फैजाबाद बोल रहे हैं, अयोध्या नहीं बोल रहे, इसको क्या कहेंगे इस टेंडेंसी को? लेकिन कपिल दीप सचान जी, क्या आपको लगता है हैदराबाद का नाम बदला जाना चाहिए? मैं वही कह रहा हूं। नहीं विजय जी एक मिनट रुक जाइए, कानपुर से मेरे दर्शक है। किसी भी शहर का नाम बदलने के लिए मुझे लगता है कि अथॉरिटीज को वहां की जनता से एक राय शुमारी करानी चाहिए, और वोटिंग कराते हैं तो एक नाम बदलने के लिए भी वोटिंग करा लें। अगर बहुसंख्यक में जनता कहती है कि नहीं नाम बदला जाना चाहिए तो नाम बदल जाना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, आपको लगता है नाम बदल जाना चाहिए। तिवारी जी आप बताइए, फैजाबाद को अयोध्या नहीं कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, क्यों? ये कौन सी मानसिकता दर्शाता है? मैं वही कह रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक बात ये कह रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो प्रयागराज को इलाहाबाद क्यों किया गया? अयोध्या का नाम क्यों बदला गया? ये हैदराबाद क्यों किया गया? ये वास्तव में रामकृष्ण की धरती है, ये किसी हैदर की धरती नहीं है, किसी गोरी की धरती नहीं है, किसी गजनी की धरती नहीं है, किसी औरंगजेब की धरती नहीं है, किसी बाबर की धरती नहीं है। ये धरती ऋषियों की है, उनके नाम पर ये नाम थे, लेकिन लुटेरों ने इनके नाम बदले। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है दीपक जी
कि कासिम रिजवी की जो लेगेसी थी कि हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मिला देना चाहिए, वही लेगेसी अकबरुद्दीन के दादा को दी गई और इनके दादा उसी भाषा में बोलते रहे और उसी भाषा में बोलते हुए कांग्रेस की सरकार उस समय थी, विवेक जी, कांग्रेस की सरकार ने इनके दादा को अंदर इसलिए डाला था क्योंकि ये उस समय भी पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कर रहे थे, आज भी उसी लेगेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी सद्भाव की बात दूसरी सद्भाव की बात कर रहे हैं। अगर यही सद्भाव कश्मीर में था तो कश्मीर के हिंदू भाग कर क्यों आए? यही सद्भाव कैराना में था तो कैराना से हिंदू भाग कर क्यों गए? आप सद्भाव की बात करते हैं, रुक जाइए, आपके बीच में नहीं बोले थे। मैं सीधे अजमल खान जी के पास चलता हूँ। अजमल खान जी, भागने वाला आप ये दाग कैसे धो पाएंगे कि AIMIM जो संस्था बनी थी, जो एक धार्मिक संस्था थी, उसने लगातार पाकिस्तान जाने का फेवर किया। अब आप कह रहे हैं कि 1958 के बाद हमारी वो लीगेसी नहीं बची है, इसको कैसे इनकार किया जा सकता है? देखिए, दाग धोना दीपक चौरसिया जी आपका काम है, दाग कोई है नहीं, धोने की क्या जरूरत है। 1958 से ये पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। आपको बड़ा शौक है तो जाइए इलेक्शन कमीशन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उससे कंप्लेन करिए। और 4 बार से लगातार हमारे सदर साहब वहाँ से MP का इलेक्शन जीत रहे हैं, उसके पहले उनके फादर जीत रहे थे। वहाँ के पब्लिक को वोट देने दीजिए ना, सब तय हो जाएगा। आप कैसे तय करेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें सबसे अच्छे सांसद होने का भी अवार्ड मिला है, तो आप लोग थोड़ी तय कर देंगे यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के। अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कल वोटिंग हो जाने दीजिए, तय कर देगी वहां की पब्लिक की क्या किसको चाहती है। ठीक है, अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, एक सेक्युलर देश में धर्म के आधार पर एक पार्टी का नाम कैसे हो सकता है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इसकी इजाजत देता है? देखिए, हम हिंदू और मुस्लिम के झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं या हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह का मनमुटाव हो, यह बीजेपी का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। बार बार आदरणीय अमित शाह जी ने कल कहा है कि हम समानता, भ्रातृत्व और सकारात्मकता का वातावरण बनाएंगे। जब हमारी सरकार आ जाएगी, हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, सब लोग एक साथ रहेंगे और सबको सहयोग दिया जाएगा, मौके दिए जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि क्या क्या काम किया जाएगा वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सब बंधुओं को ये बताना चाहते हैं और इसीलिए हम बार बार हर इलेक्शन जीत रहे हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। इस दिशा में मैं कहना चाहूंगी, इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात है, इस पर बातचीत अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। करीबन 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज हैं वहां पर इधर उधर। तो बात यह है कि अब तक भी वहां क्यों हैं, और अगर उन्हें हटाना है तो जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, आवेदन कीजिए। मैं संसद में बैठती हूँ, लोकसभा में बैठती हूँ, और जिस तरह का हंगामा ये लोग करते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो अगर उन्हें डिपोर्ट करना है, उन्हें बाहर करना है, तो ये लिख के दे, जैसा कि अमित शाह साहब ने कहा, तो ये हो जाएगा। हमें निजाम कल्चर को हटाना है, इसका मतलब ये हुआ कि वीवीआईपी कल्चर को हटाना है। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, आम जनता को शासन के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। कोई भी चीज हम विकास करना चाहते हैं हैदराबाद का। आप उसके खिलाफ 150 वार्ड में, आप विकास के लिए नहीं, 150 वार्ड में हम अपनी जीत तय करेंगे इस बार और हमारा मेयर होगा। विकास की बात देखिएगा, उसके बाद सीधे मौलाना कादरी के पास चलता हूं। मौलाना कादरी, और आप निजाम देश की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने आज तक अपना कोई मैनिफेस्टो ही नहीं जारी किया। ऐसा क्या आपका एजेंडा है कि आप मैनिफेस्टो नहीं जारी करते? और दूसरी बात, ये इत्तेहाद सिर्फ मुस्लिमीन लोगों के लिए क्यों, हिंदुस्तानी के लिए क्यों नहीं? मजलिस हिंदुस्तानी के लिए क्यों नहीं, मुसलमान के लिए क्यों, ये भी बताइए मुझे। सुनिए दीपक जी, सबसे पहले तो यह है कि वो पार्टीज अपना मैनिफेस्टो देते हैं जो झूठ के ऊपर काम करते हैं। जिस तरीके से 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में आने वाले थे जो आज तक नहीं आए, ऐसी पार्टीज जो अपना मैनिफेस्टो देती है। जहां तक के ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के पार्टी का ताल्लुक है, वो लोग बिल्कुल ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं
और वो जनता के बीच में रहते हैं। वो आपकी पिक्चर निकल रही है कादरी साहब, आप रुकिएगा, आप जाइएगा मत। अभी मैं पिक्चर दिखा रहा हूं जहां से लोगों ने कहा AIMIM के सदर को कि भाई आपने 10,000 रुपए नहीं दिए, यहाँ पे कैंपेन मत करिए। दिखाऊंगा, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, निकालिए वो पिक्चर। नीरज, फोटोशॉप कैसा हुआ है? सर कैमरा झूठ नहीं बोलता मौलाना कादरी, कैमरे पे है वो तस्वीरें, पूरे देश ने देखी है, हर नेशनल और स्टेट चैनल ने चलाई है, लेकिन आपने नहीं देखी। नाना साहब, मैंने बहुत खूब देखा है और आपको कह रहा हूं ना कि हालिया फ्लड में MIM ने जो काम किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। TRS पावर में रहते हुए भी वो काम यहां पर नहीं किया जो MIM और उनके विधायकों ने किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी दिन रात 24 आवर राउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं। मौलाना कादरी, तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, देख सकता हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं टेलीविजन पर, आने वाली है बस कुछ सेकंड में। ये देखिए, ये खाला है जिन्होंने बोला 10,000 रुपए नहीं मिले, आपने जो वादा किया था उनको। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये मुंह छिपा के जा रहे हैं ओवैसी साहब, मुंह घुमा के, माफ कीजिएगा साहब। अरे मेरे आप जो विजुअल बता रहे हैं उसमें तो फूलमाला पहनाई जा रही है। सर फूलमाला वो पहन के आए हैं, वो निकल कर जा रहे हैं निराश होके कि मेरे खिलाफ कोई कैसे खड़ा हो सकता है वॉल सिटी में। उनको 10,000 नहीं मिले हैं तो वो तो अपने सांसद से ही बोलेंगे ना, और किससे बोलेंगे? तो देखिए, प्रचार भी नहीं करने दे रहे। आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम किया है। अपराजिता जी, बाढ़ में काम को लेकर ये जो विरोध हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का, पहले ये पिक्चर को मार्फ बता रहे थे, फोटोशॉप बता रहे थे, अब ये कह रहे हैं सांसद को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? ये विरोध क्यों ओवैसी साहब का? नहीं, आपने बढ़ाने वाली बात की तो इसलिए मैंने कहा। सर सुनिए ना सर, पिक्चर चल रही है अभी। कादरी साहब, साँच को आँच नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था। ये देखिए चल रही है, सर घुमा के जा रहे हैं ओवैसी साहब। अरे अपराजिता जी बताइए, बाढ़ के क्या हालात थे वहां पर? अरे आप तो फोटो वीडियो देखकर भी गलत बयान करते हैं। आप दो बातें कहूंगी सर, ये तो हैदराबाद के फ्लड मैनेजमेंट को लेकर दो बातें कहना चाहूंगी। पहला ये जो मैंने कह दिया है, पुनरावृत्ति करूंगी कि जब इस तरह की बाढ़ आई जिसने हैदराबाद का नक्शा बदल दिया था, उस समय TRS के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो नहीं आए, हमारे जो ओवैसी साहब हैं ये भी 1 या 2 बार आए हैं, ज्यादा नहीं आए। हमारे जो मैडम दिन रात स्टेट होम मिनिस्टर पानी में भी ओवैसी साहब ठहरे हुए थे, वहां गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर मैं अभी फोटो भेजता हूं। ये पहली बात हुई। 3 फीट पानी में मेरी बात सुने, ओवैसी साहब जनता के बीच में थे। 10,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से लोगों को दिए गए, एक तो हुआ, बहुत लोगों को मिला नहीं, कार्यान्वयन में बहुत दिक्कतें आई हैं, सबको नहीं मिला, और जो भी मिला लोग कहते हैं कि आधा से ज्यादा जो पैसे थे, 10,000 रुपए की जो बात हुई है, वो TRS के लोगों ने, मजलिस को लोगों ने खा लिए, और ये सारे सबूत हमारे पास हैं। तो आप समझिए क्या गलत, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। अजमल खान साहब के पास चलता हूं। अजमल खान जी, आप पर संगीन आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अजमल खान साहब, आप क्या कहेंगे फ्लड रिलीफ के काम को लेकर? इनका ये आरोप है कि इनको चुप कराइए तो कुछ कहे ना, इनको चुप तो कराइए। इनका आप ये गलत एलिगेशंस लगाना छोड़िए आप लोग। मौलाना कादरी, अजमल साहब बोल रहे हैं आपकी तरफ से, अजमल खान साहब बोलिए। अरे फिर कपिल कुमार जी, भाजपा के लोगों के झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड है टॉप टू बॉटम, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, आप भी जानते होंगे दीपक जी। और रहा सवाल आरोप का, तो आरोप तो कोई भी लगा दे, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, इनके सारे शीर्षस्थ नेता वहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव में मौजूद थे, किसी न किसी तरह का आरोप लगाएंगे ही। अगर यही है तो सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, एक इंक्वायरी बैठाएं, पता कर लें कि किसने पैसे खाए हैं। वो ये करेंगे नहीं, झूठ बोलना इनके कल्चर में शामिल है। पूरे भाजपा के टॉप टू बॉटम नेता झूठी तो बोलते हैं, और क्या करते हैं। और इसीलिए हम एक पर एक राज्य जीतते जा रहे हैं, और इसलिए हम जीतते जा रहे हैं। सर ये अरे आप हिंदू राष्ट्र की बात करती रही हैं, वो करती रही है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इलेक्शन जीतना, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। राजनीति करते हैं, जो सही है उसे सबके सामने लाते हैं, और इसीलिए हम एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को जीतते जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे हैदराबाद इलेक्शन में हमारा ही मेयर चुनाएगा।
चुनाव ठीक है, जीत आप जाएगा। 51 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये 150 जी, सीटों जी, पर मैं ये भी भी है, देखूंगा ये और आप भी हकीकत है। देखेंगे 4 तारीख को प्रोफेसर रिजल्ट कपिल आएगा, कुमार, हम मैं 51 जानना सीटों पर चाहता लड़ रहे हूं, हैं। इतिहास आप में देखिएगा। नाम बदलने का कल्चर कब से शुरू हुआ? क्यों शहरों के नाम बदले गए? क्यों शहरों के नए नाम दिए गए? और इससे क्या साबित करना चाहते थे उस जमाने के लोग? देखिए, हर आक्रांता ने शहरों के नाम बदले, और शहरों के नाम बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उन शहरों की जो प्राचीनतम सभ्यता है उसको खत्म करना, कि लोग वहां के भूल जाएं कि इन शहरों के नाम ये कभी रहे, वहां के धर्म के परिवर्तन वहां पे तलवार के ऊपर कराए जाने, ये सारे कारण रहे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेरे लिए शहर के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ लोगों ने, मैं सारे हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे जो एक देश विरोधी मानसिकता को जन्म देके वही काम कर रहे हैं जो जिन्ना ने 47 दफे से किया था, कि वो बिहार में भी जाके सीमांत प्रदेश में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। क्या वो सांप्रदायिकता नहीं है? उस मानसिकता को खत्म किया जाना है। ये भाईजान बोल रहे थे MIM के कि बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी धर्मांतता करती है। अरे आपका तो नाम ही मुसलमान है, आपका तो नाम ही मुसलमान है। और आप लोग धर्म के ऊपर ओवैसी साहब के भाई के भाषण उठा के देख लीजिए, क्या बोलता है? हमें 10 मिनट सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब तक के राम अयोध्या का मसला नहीं उठाया, वो भी तो धर्म के नाम पर आज गवर्नमेंट में है। उस मानसिकता का देश में अंत होना चाहिए और अंत और होके रहेगा। 2024 का इश्यू भी तैयार कर चुके हैं। ये बात एक और याद रखिए कि ये कम्युनिस्ट जो आज इनका सेक्युलरिज्म के नाम साथ देते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि इराक में, ईरान में, सीरिया में इन कट्टरवादियों ने सबसे पहले कम्युनिस्टों का ही खात्मा किया है। इसका इतिहास ये बताता है। बीजेपी ने तो जो है पाकिस्तान नहीं, मौलाना कादरी जी, करते हुए मौलाना कादरी जी सुनिए ना, आपने तो नाम ही पार्टी का धर्म के आधार पर रखा हुआ है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मौलाना कादरी ये तो बता दीजिए ना, इत्तेहादे मुस्लिमीन क्यों, इत्तेहादे हिंदुस्तानी क्यों नहीं, इत्तेहादे भारतीय क्यों नहीं, इत्तेहादे कौम क्यों नहीं? क्यों सेना, क्यों शिव का नाम क्यों आया, सेना का नाम क्यों आया, शिव सेना क्यों रखा गया, भारतीय सेना रखना था? अरे भाई शिव की सेना है, उनसे भी पूछ लीजिए ना। अरे शिव तो शक्ति का प्रतीक है भाई, शिव तो शक्ति का प्रतीक है। मुस्लिमीन और शिव में बहुत अंतर है। विजय शंकर तिवारी जी, है अंतर या नहीं? मौलाना कादरी समझ पाएंगे इस अंतर को? मुस्लिमीन यूनिटी का प्रतीक है। नहीं, देखो दीपक जी, ये कादरी साहब हों या कोई हो, इनको एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि इनकी पार्टी का नाम मुसलमानों पर है, और इनके जितने भी कैंडिडेट ये खड़ा करते हैं देश में, चाहे बिहार में, चाहे मुंबई में, चाहे हैदराबाद में, चाहे बंगाल में, ये केवल वहीं खड़ा करते हैं जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। अगर ये वास्तव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, तो ये वहां क्यों नहीं खड़ी करते जहां पर सब लोग समान रूप से रहते हैं? केवल वहीं करते हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कासिम रिजवी जो भाषा बोलते थे, वही भाषा आज ओवैसी साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी जो लोग यहाँ के पूर्वजों को नहीं मान सकते, यहाँ के पुरियों को नहीं मान सकते, यहाँ के वैदिक नामों को नहीं मान सकते, उन पर आकर देश विश्वास करे तो कैसे करे? यानी ये कहते हैं विश्वास भी करो, और हम सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन जहां जहां सद्भावना करते हैं वहां से हिंदू निकाल कर भाग देते हैं। यानी आज जहां ओवैसी चुनाव लड़ते हैं हैदराबाद से, वहां हिंदू सुख चैन से नहीं रहता है, वहां आज भी वो प्रताड़ित किया जाता है। तो इसकी इस बात को नहीं मानेंगे, सद्भावना की बात करेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक पार्टी है, इनका भारत की लेगेसी से कोई लेना देना नहीं है, न ही भारत की बात करते हैं, न ही भारत के हित की सोच सकते हैं ये। ठीक है, मैं अजमल खान साहब से पूछता हूं। खान साहब, आप वही चुनाव क्या लड़ते हैं जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं या माइनॉरिटी बहुसंख्यक होते हैं? बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रतापगढ़ का एक जिला है कि वोट पोलराइज हो। मैं बीच में नहीं बोला था ना, आप आराम से विवेक जी, अजमल साहब को बोलने दीजिए ना प्लीज। विवेक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, अजमल साहब को बोलने दीजिए भाई। सुन लो, बाकी ज्ञान मालूम है सबका मुझे। साहब जी ये सुन लीजिए आप जरा। अरे हम नहीं सुनेंगे, हमसे सवाल किया गया, उसका जवाब दे रहा हूं, चुप बैठो थोड़ी देर। बोलिए अजमल साहब। हाँ दीपक जी सुनिए,
प्रतापगढ़ में 2019 में बाई इलेक्शन हुआ। प्रतापगढ़ यूपी का एक जिला है, उसकी सदर सीट पे प्रतापगढ़ में 12% मुसलमान रहते हैं। वहाँ से MIM इलेक्शन लड़ी और तीसरे नंबर पे आई। समझे आप देख लीजिए यूपी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड। तो पहली बात तो ये एलिगेशन गलत है। अभी कल ही कर्नाटक के एक मिनिस्टर साहब हैं पंचायती राज, KS ईश्वरप्पा, उन्होंने कहा है बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। बिहार के ही एक MLA महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, उसे भी सुन लीजिए। और अगर आप कहिए तो योगी जी से लेके 1992 में जो ऋतुम्भरा से लेके साध्वी ऋतुम्भरा से होते हैं, सारे लोगों के स्टेटमेंट वापस बता दूंगा आपको। कब्रिस्तान, पाकिस्तान, पान, सब अजमल साहब ये बात कह रहे हैं। आपके MLA तो हिंदुस्तान बोलने से भी कतराते हैं, कैसे डिफेंड कर पाएंगे? आपके MLA तो बिहार विधानसभा में बोलते हैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, जहां की खाते हैं वहां का नाम लेने से आपत्ति क्यों? देखिए दीपक जी, आप सवाल करिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। सर मैं तो सवाल कर रहा हूं और बड़े अदब से कर रहा हूं। संविधान में शेड्यूल में शपथ लिखी हुई है। आपको भी मैं उतने ही अदब से कह रहा हूं। पहली लाइन संविधान की पढ़िए, भारत, इंडिया दैट इज भारत, और वो शेड्यूल में शपथ लिखी हुई है MLA की, MP की, गवर्नर की, उसको पढ़ लीजिए। भारत के नाम पर शपथ लिए स्पीकर से परमिशन लेकर, उसको आप लोग एजेंडा बना रहे हैं, शर्म नहीं आती? नहीं सर, जिसको हिंदुस्तान का नाम लेने में शर्म आए, मैं तो कहता हूं शर्म उसको आनी चाहिए, मुझे नहीं। अरे भाई, हिंदुस्तान, भारत लिखा है संविधान में, चेंज करवाओ ना कि हिंदुस्तान के नाम पे शपथ होगी। कमाल करते हो। जो पढ़ना था वो तो हिंदुस्तान पढ़ना था ना, उर्दू में शपथ लेना चाहते थे वो। ये तो आप ही की जबान है जो हिंदुस्तान कहती है। अरे भाई, कोई गलत अगर लिख दे, अगर उसको सही करके पढ़ दिया जाए, उस पर भी एतराज है आपको? अच्छा ठीक है, मैं अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी बताइए, क्या हिंदुस्तान शब्द बोलने में कोई आपत्ति होनी चाहिए? विजय शंकर तिवारी जी, तर्जुमा आप उर्दू करते हैं, लेकिन भारत का तर्जुमा हिंदुस्तान क्यों नहीं करते हैं? तो हिंदुस्तान शब्द मैं ये कहता हूँ, तर्जुमा नहीं होता भाई। इलाहाबाद बोलना चाहते हैं, प्रयागराज की जगह बोलना चाहते हैं, अयोध्या की जगह, भागनगर की जगह आप बोलना चाहते हैं हैदराबाद, तो भारत की जगह हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलना चाहते आप? क्या शर्म है आपको? बोलिए अपराजिता जी। क्योंकि हिंदू लगाया हिंदू बोलना नहीं चाहते, भाई भाई की बात करना चाहते हैं, दोनों एक साथ तो चलेंगे ना। व्यवहार करें, जहां का नमक खाते हैं उस तरह का ही व्यवहार करें, उस देश के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति। मुझे लगता है नहीं, सारे देश के प्रति आपका एहसान नहीं है, वो बात करिए। नमक आपका नहीं खाते, जितना देश आपका है उतना मेरा भी है। गलत बात, यही नफरत फैलाने का काम है। आवश्यकता नहीं है कि कौन नमक खाता है, कौन नमक नहीं खाता है। भाई भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी को। कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रहिए। हाँ, गर्व से क्या करना? अरे भैया, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर लो। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया है कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। तुम करो गर्व, 6 साल जो लूटा है देश को। डेवलपमेंट की बात मत करना, शहरों को सुधारना मत। फैजाबाद को बना दो अयोध्या, फैजाबाद को बना दो अयोध्या, और ड्रेन वहीं की वहीं गलत। मजलिस लूज कर रही है। हैदराबाद इलेक्शन के अंदर आप जो है कम्युनल रंग भर रही हैं, हिंदुओं को आप डरा रही हैं, आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, और आप ये बोलना चाहते हैं कि मुसलमानों का शासन इस देश में हो जाएगा, इसलिए 85% हिंदू 15% मुसलमानों से डरे, हिंदू वोट पोलराइज हो और आपको फायदा हो। ये है आपकी नीति। आपकी नीति कोई डेवलपमेंट नहीं है। पर विवेक जी मुझे बताइए, किसी को हिंदुस्तान बोलने से आपत्ति क्यों होनी चाहिए? विवेक जी मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, किसी को हिंदुस्तान बोलने से आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपत्ति। हिंदुस्तान बोलने से किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करना चाहती है, इसलिए आपत्ति बनती है। ये बोले सेक्युलर देश है, हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट। शांतनु, क्या बीजेपी ऐसा करना चाहती है? शांतनु गुप्ता जी जुड़ गए मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शांतनु बताइए। बीजेपी बिल्कुल कम्युनल सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। जैसा आपने कहा उर्दू जबान का शब्द है वो, कल इनको कोई बताएगा
कि भारत कहाँ से आया है, महाभारत में चंद्रवंश के प्रतापी राजा से भारत का नाम आया है। जब इनको भारत नाम का इतिहास पता लगेगा तो भारत में कहना बंद कर देंगे। रोड वही टूटी, प्रॉब्लम हिंदुस्तान वही गंदी, आज नाम बदलने से नाम का ज्ञान दिला दिया कि हिंदुस्तान नाम बदलने से विकास नहीं होता है। कल को अपनी ज्ञान बता देगा कि भारत शब्द तो महाभारत के चक्रवर्ती चंद्रवंशी राजा। जी आप बोल दीजिए ना, ये देश सेक्युलर है और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। आप बोलिए इसको, आप बोलिए सर्वधर्म सद्भावना इस देश में होगी। आप बोलिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप बोलिए हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। आप बोलिए अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि रहेगा। विजय शंकर तिवारी जी, बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपनी लॉजिक अपने पास रखो। स्वीकार करें न स्वीकार करें, भारत हिंदू राष्ट्र है। एक बात आपके स्वीकार करने में कुछ नहीं होने वाला है। सेकुलर देश है, देश में 80% हिंदू रहता है, सभी धर्मों का है, लेकिन सभी जातियों का है, सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के इतिहास, परंपरा और संस्कृति को भुला दिया जाए। जवाब दीजिए मुझे, भुला दिया जाए देश के इतिहास, परंपरा और संस्कृति को। आज प्रधानमंत्री काशी गए, आपने कभी पढ़ा है काशी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है? क्या इस इतिहास को मिटा देंगे आप? परिभाषा दीपक जी, संस्कृति आप सुन ले सर, संस्कृति की परिभाषा समय के हिसाब से बदलती है। एक समय था, उसके बाद अन्य धर्म भी इस देश में आए हैं। यहाँ के नागरिक जो दलित थे, पीड़ित थे, वो उसमें कन्वर्ट हुए हैं। ये भी हमारी संस्कृति का पार्ट है। लाल किला भी हमारी संस्कृति का पार्ट है, अयोध्या का मंदिर भी संस्कृति का पार्ट हो सकता है। आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रेम के साथ रह के हिंदू मुसलमान को मिलकर के देश को प्रगति के पथ पे लाना पड़ेगा। अगर आप डिविजिव पॉलिटिक्स करेंगे और भारतीय जनता पार्टी डराएगी हिंदू जो कि 85% है, ये 15% मुसलमान, सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इस इतिहास को मिटा देंगे कि काशी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, इतिहास से भी प्राचीन? क्या मिटा देंगे इसको सेक्युलरिज्म के नाम पे? बताइए। सुन लीजिए उत्तर, सुन लीजिए उत्तर, सुन लीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं तो। जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो पहला राजा जिसको उसने हराया दिल्ली का, वो लोधी था। लोधी खानदान। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे काशी का सवाल पूछ रहा हूँ, लोधी पर मत जाइए। आप मुझे बताइए, क्या आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इस इतिहास को मिटा देंगे कि काशी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, इतिहास से भी पुराना? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मैं वो भी बोलूंगा, मैं वो भी बोलूंगा। आप 2 मिनट सुनिए मुझे और लोगों को, दर्शकों को भी ज्ञान दीजिए। लोधी को 2 मुसलमान राजा आपस में लड़े, बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को पे कब्जा किया। उसके बाद लोधी राजा का भाई जाकर के राणा सांगा से मिला और हिंदू और मुसलमान मिलकर के बाबर से लड़े। हारे या जीते ये अलग बात है, ये देश की संस्कृति है और बाबर के समय की है। तो सिर्फ बाबर को ला करके ये बरगलाएं मत इतिहासकारों की जरूरत नहीं है। हम झूठे इतिहासकारों इतिहास है, हमारे पास जाके पढ़िए। हजारों लोधी गार्डन जो दिल्ली में है उसको देखिए और इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ज्ञान लेने की जरूरत नहीं हमको। मुझे सुनिए, मल्टी टैलेंटेड है विवेक जी, मल्टी टैलेंटेड है, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। गजब काशी विश्वनाथ, अगर काशी विश्वनाथ इस देश की संस्कृति है तो लोधी गार्डन भी देश की संस्कृति है। यहीं आ जाते हैं आप, यहीं पर आ जाते हैं। किला भी देश की संस्कृति। लोधी गार्डन कितने साल पुराना है और काशी कितने साल पुराना है? अब आपकी जबान पे ताला लग जाएगा। काशी कितने साल पुराना है? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कितने साल पुराना है? फिर शांतनु गुप्ता, कार यूज करना बंद करो, फिर रथ में घूमो। अगर आप प्रगति नहीं चाहते हैं, अरे तो सर रामायण में तो विमान उड़ा दिया था, आपको पता नहीं विवेक श्रीवास्तव जी? मत यूज करिए। आपकी लेफ्ट की संस्कृति उधार की है। शांतनु गुप्ता जी बताइए, लेफ्ट की संस्कृति उधार किया नहीं चाहता। माइथोलॉजी को मैं नहीं मानता, मैं विज्ञान को मानता हूं। माइथोलॉजी नहीं मानता, मैं विज्ञान को मानता हूं। आप ऐसा करें ना, नहीं आप प्रण कर लीजिए कि शांतनु की बात सुन लीजिए, चैनल मत खोलिए, आप सैटेलाइट का प्रयोग मत करिए। दीपक जी अगर आप मुझे बोलने का मौका दें। शांतनु बोलिए, आप बोलिए। 1947 में जब 1947 में अंग्रेज बैठा, जब रोड के नाम चेंज हुए, एक रोड हुआ करती थी किंग्स रोड, एक रोड हुआ करती थी क्वींस रोड। नेहरू जी ने उनके नाम तो राजपथ रख दिया, जनपद रख दिया। जब नाम आया कि औरंगजेब रोड का नाम चेंज करे, वो बहुत बड़ा आतंकवादी था। लेकिन नहीं, उससे तो मुस्लिम वोट बैंक चला जाता था। तो रोडों पे में आप किसी सिख परिवार से पूछ लीजिए, कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। गुरु का भारत का मुसलमान औरंगजेब के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ।
भारत का मुसलमान महाबली अकबर के साथ खड़ा हुआ है जो सेकुलर था। इनके लिए औरंगजेब हीरो है। भारत का मुसलमान अंग्रेजों के औरंगजेब के साथ नहीं था। ये है मिक्सचर। भारत का मुसलमान अकबर के साथ खड़ा है, कब तक वोट बैंक जो सम्राट अशोक के बाद इस देश का सबसे बड़ा राजा था। बहुत समय हो गया, अब तो इस देश के हो जाइए। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये गलत नैरेटिव है। देश के मुसलमान को देश का इतिहास पता है और देश का मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। फिर भी इस देश के नहीं हुए। सर, एक काशी विश्वनाथ जो इतिहास से भी ज्यादा प्राचीन है, इसके काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था ये भी बता दीजिए विवेक जी। थोड़ा इतिहास मुझे भी पढ़ा दीजिए। अगर काशी नहीं सुन लीजिए, राजा होता था, राजा आपस में लड़ते थे, राजाओं के। आज आप डेमोक्रेसी में हैं और आप डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की बात करिए। मैंने आपको शो पहले सम्राट अशोक और कलिंग के साम्राज्य की बात भी करी थी। गजब तर्क देते हैं, गजब तर्क देते हैं विवेक जी। सीधे चलता हूं प्रयागराज राम मिश्रा के पास। एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। राम मिश्रा मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। राम मिश्रा जी, क्या नाम बदला जाना चाहिए भाग्यनगर, बताइए आप। सर बिल्कुल नाम बिल्कुल बदला जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है और हमारे जो अध्यात्म है, सांस्कृतिक धरोहर है, और यहाँ से आध्यात्मिक उपदेश पूरे दुनिया में गए हैं। और आप जो ये कह रहे हैं, मैं अभी बड़ी देर से सुन रहा हूँ कि क्या नाम बदल देने से विकास होता है, तो इनको ये विकास देखने के लिए प्रयागराज आना चाहिए। क्या नाम बदलने से विकास हुआ है ये देखेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक धरोहर इतना बड़ा कुंभ यहाँ लगता था, एक बार नाम बदलने से इतनी बड़ी आध्यात्मिक धरोहर में तुरंत एयरपोर्ट बन जाता है, स्मार्ट सिटी के सारे डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में जहां वर्षों से लोग आते रहे हो प्रयागराज, और वहां पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस आध्यात्मिक संपदा की कि लोग विदेशों से आकर के यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। इसके बाद आप अयोध्या की बात कर लीजिए। आज अयोध्या में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। नए नए स्कोप वहां पर खुल रहे हैं, नई नई चीजें खुल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बच्चों को जब बताते हैं, हमारी संख्या तो भारतवर्ष में ज्यादा है, हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र की पता नहीं क्यों ये बात हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आप एक सेकुलरिज्म की बात करते हो तो करिए, मगर हमारी संख्या ज्यादा है। हम अपने बच्चों को जब बताते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो पूछते हैं अयोध्या कहाँ है, तो हम कहते हैं फैजाबाद में है। तो क्या इस तरीके का ये ट्रेंड होना चाहिए, क्या ये चलन होना चाहिए?